गुचुएन कहीं जा रहा होता है कि उसी टाइम पे सुमेनली वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। गुचुएन बताता है कि उसके पेरेंट्स आए हैं और वो उन्हीं से मिलने जा रहा है। सुमेनली बोलती है कि हर बार तो मैं ही उन्हें रिसीव करती थी, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो और मैं मिल के आ जाऊँगा। वो बाहर जाता है और सुमेनली दूर से उसे देख रही होती है, तो वो जियाओनिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। सुमेनली फिर से बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर काई आता है और वो उससे पूछती है कि गुचुएन के मम्मी पापा किस होटल में रह रहे हैं, आप मुझे उसका एड्रेस दो। और वहाँ पे गुचुएन और जियाओनिंग से भी पहले पहुँच जाती है। तभी उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हम लोग तैयार होकर गुचुएन से ही मिलने जा रहे हैं, अगर तुम फ्री हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। और सुमेनली इनकार कैसे कर सकती थी, वो वहाँ चली जाती है। और तभी एंट्री होती है गुचुएन और जियाओनिंग की। इन दोनों को साथ में देखकर सुमेनली बहुत बुरा फील करती है और सुमेनली को देखकर गुचुएन का तो मुंह ही उतर जाता है। गुचुएन और जियाओनिंग साइड में बस चुपचाप बैठे होते हैं क्योंकि सुमेनली तो बहुत सारी बातें कर रही होती है गुचुएन के मम्मी पापा से। तभी उसकी माँ बोलती है कि मुझे ज़रा गर्म पानी चाहिए और सुमेनली उठ ही रही होती है कि जियाओनिंग कहती है कि मैं उठ के आपको दे देती हूँ। वो जैसे ही गरम गरम पॉट पकड़ती है, वो इतना गर्म होता है कि उसके हाथ से छूट जाता है और वो पूरा पॉट टूट जाता है और गर्म पानी फैल जाता है। गुचुएन उसके पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं बॉस, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। डिनर के बाद जब सब बाहर निकलते हैं तो सुमेनली के साथ उसकी माँ आ रही होती है उसका हाथ पकड़ के, और बेचारी जियाओनिंग तो पीछे चल रही होती है गुचुएन के साथ। सुमेनली ये भी कहती है उसकी माँ से कि मैं आपको छोड़ दूंगी और उसकी माँ भी इनकार नहीं करती। वापस जाते वक्त जियाओनिंग बोलती है कि आज मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैं उनके सामने इतनी नर्वस थी कि मैंने पॉट ही गिरा दिया। गुचुएन बोलता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, और साथ ही जो मैं डिनर टेबल पे बात करना चाह रहा था वो तो हो ही नहीं पाई। जियाओनिंग बोलती है अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप करती और मैं ही बात स्टार्ट कर लेती। गुचुएन बोलता है बात मैं भी स्टार्ट कर सकता था, पर मैं सुमेनली जो कि एक अजनबी ही है, हमारी फैमिली की नहीं है, उसके सामने मैं हमारी रिलेशन की बात कैसे कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इस बारे में बात कर लूँगा। अब दूसरा दिन आता है और सुमेनली फिर से पहुंची होती है गुचुएन के कैबिन में। वो उससे बोलती है कि हाल ही में मेरे को यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया है, तो मैं उस पे काम करने वाली हूँ। गुचुएन कहता है अगर तुम्हें लीव लेनी है उस प्रोजेक्ट के लिए तो तुम ले सकती हो। सुमेनली बताती है नहीं मुझे लीव नहीं लेनी, बस मैं साइड बाय साइड वो काम करूँगी। साथ ही जैसे कि मैं ये काम फ्री में कर रही हूँ, एक्सचेंज में मैंने उनसे एडवांस्ड स्टडी के लिए सीट मांगी है। गुचुएन कहता है एडवांस स्टडीज़ क्यों, क्योंकि तुमने तो अपनी पढ़ाई ऑलरेडी ख़त्म कर ली है। सुमेनली कहती है वो दरअसल मैंने जियाओनिंग के लिए मांगी है। जैसे कि आप जियाओनिंग को पहले से ही बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे भी लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर इन केस वो एग्ज़ाम फेल हो गई तो उसके पास और टाइम होगा पढ़ाई करने का, और अगर वो एडवांस स्टडीज़ करके एग्ज़ाम देगी तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास होगी। गुचुएन ये बात सुनते ही इनकार कर देता है कि हो सकेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा और मेरे पढ़ाने के बाद वो ज़रूर एग्ज़ाम पास कर लेगी। और यहाँ पे जियाओनिंग को गुचुएन से अलग करने का प्लान फिर से फेल हो जाता है सुमेनली का। इसके बाद वो सीधे ड्रिंक करने जाती है और काफ़ी ज़्यादा पी रही होती है। तभी उसके बगल में टेंगजू बैठ जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम कितनी बड़ी लूज़र हो, तुम्हें तो मौका तक नहीं मिला गुचुएन को अपनी दिल की बात कहने का, और तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। सुमेनली कहती है तुम कैसे अलग हो, तुम भी तो बिल्कुल मेरी ही तरह हो, तुम्हें कौन सा तुम्हारा प्यार मिल गया है। टेंगजू बोलता है मैं और जियाओनिंग तो बचपन से फ्रेंड्स रहे हैं, बस हमारा फ्रेंडशिप से लव का सफ़र नहीं हो पाया, और तुम्हारा तो फ्रेंडशिप का भी अच्छे से नहीं हो पाया है। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। तुम्हें गुचुएन एक हैप्पीनेस की तरह लगता है और मुझे जियाओनिंग की हैप्पीनेस में ही हैप्पीनेस लगती है। तुम्हारे लिए गुचुएन एक गोल की तरह है जो तुम्हें पाना है, पर मेरे लिए जियाओनिंग सिर्फ प्यार है जिसको मैं सिर्फ दूंगा और वापस में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सुमेनली जब वहाँ से बाहर निकल रही होती है उसके दिमाग में अभी भी ये बात घूम रही होती है जो टेंगजू ने कही है कि तुम्हें तो मौका तक नहीं मिला उसे अपनी दिल की बात बताने का। यहाँ से वो सीधे गुचुएन के घर जाती है, डोरबेल बजाती है, वो नहीं खोलता तो वो उसका दरवाज़ा पीटने लगती है गुचुएन गुचुएन चिल्ला चिल्ला कर।
जैसे ही गुचुएन दरवाज़ा खोलता है वो उसे हक कर लेती है। गुचुएन उसे बैठाता है, पानी पिलाता है और बोलता है कि तुमने ये क्या हालत बनाई है, घर जाओ और आराम करो, हम कल बात करेंगे। पर सू मेनली अपनी दिल की बात बोलना शुरू करती है कि मैं जो चीज़ आज बोलने वाली हूँ वो चीज़ मैंने बहुत टाइम से अपने दिल के अंदर रखी है, और अगर मैं इसे और अपने दिल के अंदर रखूँगी तो शायद मैं घुटन से मर जाऊँगी, इसलिए मुझे ये आज कहनी ही होगी। गुचुएन को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि सू मेनली उसे पसंद करती है। वो कहता है कि कुछ चीज़ें बिना कही ही अच्छी होती हैं, तो तुम मत कहो। सू मेनली बोलती है, नहीं, मुझे ये कहनी ही है। गुचुएन, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जब से मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है तभी से। क्या आपको कभी एहसास नहीं हुआ, क्या आपको कभी फील नहीं हुआ कि मैं आपको कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ? मैंने अपनी टेबल अपनी जगह से हटा के बिल्कुल आपके ऑफिस के पास लगाई है ताकि मैं आपकी कैबिन पे बार बार देख सकूँ कि आप सो रहे हो या आप जग रहे हो, आपका मूड कैसा है, आपने टाइम पे खाना खाया या नहीं, या अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं। साथ ही हर बार हर मीटिंग के लिए मैं आपके साथ खड़ी रही हूँ। आखिर आपने मुझे क्यों नहीं देखा? यहाँ तक कि मैं तो आपके पेरेंट्स को भी रिसीव करने गई और उनको बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही ट्रीट किया है। गुचुएन उसे इंसिस्ट करता है कि तुम अभी ड्रंक हो, घर जाके आराम करो, पर वो गुचुएन की एक भी नहीं सुनती है। वो बोलने लग जाती है, आखिर जियाओनिंग कैसे बेटर है मुझसे? उसकी ना ही एक प्रॉपर फैमिली है, ना ही अच्छा बैकग्राउंड है, और यहाँ तक कि उसने तो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, और फिर भी आप उस जैसी लड़की को पसंद करते हो और मुझे नहीं। गुचुएन बोलता है, अगर तुम ये सारी बातें करने लग जाओगी तो हम दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, तो तुम प्लीज़ घर जाओ और आराम कर लो। वो फिर भी चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि मैंने अब जो क्वेश्चन पूछ दिया है वो पूछ दिया है, मैं उसे वापस नहीं ले सकती। आप मुझे जवाब दे दो कि आप मुझे लाइक करते हो या नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। गुचुएन साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। वो उठ के जाने लगती है और तभी जाते जाते भी बोलती है कि आखिर मैं जियाओनिंग से कैसे हार गई। गुचुएन कहता है, ये बात हारने और जीतने की नहीं है, बस तुमने एक गलत लड़का चुना है अपने प्यार के लिए। दूसरे दिन ऑफिस में सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं सू मेनली को डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए, पर वो कहीं मिलती ही नहीं है। तभी सबको करवाना पड़ता है साइन गुचुएन से, और वो जियाओनिंग को अंदर भेजते हैं। जियाओनिंग तभी पूछती है कि आज सू मेनली क्यों नहीं आई है? गुचुएन कहता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो मैंने उसे थोड़ी लंबी छुट्टी दी है, इसलिए वो नहीं आई है। वो साथ ही उसे एक गिफ्ट पैक भी देता है, बोलता है कि ये मेरी मम्मी ने तुम्हें दिया है। जब वो बाहर जाके उस गिफ्ट पैक को खोलती है तो उस पे लिखा होता है कि मैं तुमसे अकेले में मिलके बात करना चाहती हूँ, और वो जाती है गुचुएन की मम्मी से मिलने ब्रिज के पास। उसकी माँ बोलती है कि ये वही ब्रिज है जहाँ पे मैं और गुचुएन के पापा पहली बार मिले थे, हमारी पहली डेट हुई थी। वो तभी आगे बोलने लग जाते कि मुझे तुम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हो, जब से मैं तुम्हें पहली बार मिली थी ना तब से ही, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गुचुएन और तुम साथ हो। मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करती हूँ और मैं तुम्हें अपनी पूरी की पूरी ब्लेसिंग दूंगी। वो ये भी बोलती है कि पर हार्ट सर्जरी के बाद तुम्हें पता है ना इस बारे में? जियाओनिंग कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है इस बारे में। तभी उसकी माँ बोलना शुरू करती है कि उसकी हार्ट सर्जरी के बाद वो हमसे काफ़ी दूर दूर रहने लग गया है, तो अगर तुम उससे बात करके हमारी फैमिली मैटर्स को सॉल्व कर सकती हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जियाओनिंग कहती है कि गुचुएन अपने इमोशंस अच्छे से दिखा नहीं पाते, पर अगर आप उनसे बात करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। अगले ही पल चारों के चारों मिलते हैं डिनर टेबल पे, और गुचुएन अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है कि उसने अपने आप को उन लोगों से दूर इसलिए रखा क्योंकि उसने सोचा कि अगर वो बहुत ज़्यादा अनोइंग और गंदा बेटा बनेगा तो उसके जाने के बाद उसके माँ बाप उसे याद नहीं करेंगे, इसलिए वो ऐसा बनता आया है। उसकी माँ बोलती है कि तुम पागल हो क्या? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी नफरत नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने भी बुरे बन जाओ, हम तुम्हें इतना ही प्यार करेंगे। वो जियाओनिंग को भी थैंक यू बोलती है कि आज उसकी वजह से ही गुचुएन अपनी दिल की बात उनके सामने बोल पाया है। जियाओनिंग कहती है कि नहीं, मेरी इसमें कोई खासियत नहीं है, मैंने बस 3-4 चीज़ें बोली और कुछ नहीं, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ ना। यहाँ तक कि गुचुएन का पापा भी मजाक करते हुए कहता है कि चल बेटा हम दोनों ना साथ में पीते हैं। गुचुएन और जियाओनिंग को साथ में देख के उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन जियाओनिंग और गुचुएन उसके माँ बाप को एयरपोर्ट भी छोड़ने जाते हैं, और जाते जाते गुचुएन अपने पापा को सिर्फ बाय कहता है। जियाओनिंग कहती है, क्या हग नहीं करोगे अपने पापा को? उसके कहने पर वो अपने पापा को हग भी करता है।
और बोलता है मैं और जियाओनिंग जल्द ही आप लोगों से मिलने आएंगे। वहीं ऑफिस में दूसरी तरफ सू मिनली आ ही जाती है। वो बोलती है मेरा सारा का सारा सामान कहाँ है। डायरेक्टर काई बताते हैं कि गु चुएन आपका सामान शिफ्ट करा के अलग स्पॉट में रखने को कहा है। सू मिनली को तभी याद आता है कि कैसे उसने गु चुएन को बताया था कि वो अपने स्पॉट से उसे देखा करती है। उसको लगता है कि शायद इसी वजह से गु चुएन ने उनकी सीट बदलवाई है। जियाओनिंग तभी डायरेक्टर काई के पास जाकर बोलती है कि क्यों उनकी सीट हटा दी, मैं उनकी सीट नहीं लूंगी बिल्कुल भी। डायरेक्टर काई बोलते हैं कि ये तो गु चुएन का फैसला है कि सू मिनली को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए। अब तुम वाली जगह लेना चाहती हो या नहीं लेना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। अब जब जियाओनिंग गु चुएन के कैबिन में जाती है तो गु चुएन उसे देख के कहता है तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, एग्जाम की टेंशन है क्या। जियाओनिंग कहती है हाँ बॉस, आप कैसे पता लगा लेते हो मेरे दिल की बातें। वो बोलता है तो हम ऐसा करते हैं, हम जल्द से जल्द काम खत्म करते हैं और घर जाके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वो उसे घर ले जाता है और सारा का सारा स्टडी मटेरियल दिखाता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है इन सारी चीज़ों से ही। वो काफ़ी खुश होती है, कहती है कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगी। इतने में ही डोरबेल बजती है और गु चुएन बाहर जाता है तो उसका पार्सल आया होता है। वो अंदर आता है पेन लेने के लिए, तो तभी जियाओनिंग कहती है कि किस चीज़ का पार्सल है। गु चुएन बोलता है तुम्हारा स्टडी मटीरियल। जियाओनिंग कहती है तो ये सारी चीज़ें। गु चुएन कहता है ये तो सिर्फ हाफ ही है, अभी हाफ तो आना बाकी है। जियाओनिंग बोलती है बॉस मैं इतना ज़्यादा खुश पढ़ने के लिए कभी भी नहीं हुई हूँ, कभी भी नहीं। उसके मुंह से साफ लग रहा होता है कि वो मन ही मन सोचे कि उसे कितना ज़्यादा पढ़ना है। तभी जैसे कि दरवाज़ा खुला होता है उनकी बिल्ली बाहर भाग जाती है। जियाओनिंग और गु चुएन उसको ढूंढने जाते हैं और फाइनली वो कार के नीचे पड़ी हुई मिलती है। वो उसको देखकर बोलती है क्या तुम भी घर पे रह के पक गई हो मेरी तरह, है ना। बॉस से बोलो ना कि हम बाहर घूमने चलते हैं। गु चुएन कहता है अभी अभी तो रेस्ट लिया, अब कितना घूमोगे, पर फिर भी वो उसे जिद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेंगजू घर पहुंचता है जहाँ पे उसके पापा ने उसके लिए काफ़ी सारा खाना बनाया। वो बोलते हैं कि इन खाने को खा के तुम्हें तुम्हारे बचपन की याद आ जाएगी, मुझे बताना कि इसका टेस्ट आखिर पहले की तरह है या नहीं है। इतने में ही टेंगजू को कॉल आ जाता है अपने ऑफिस से और उसे जाना पड़ता है। कार पे जब वो ड्राइव कर रहा होता है उसके सामने से एक पापा और उसका बेटा क्रॉस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर टेंगजू को अपने बचपन की याद आ जाती है। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि टेंगजू बचपन में बहुत बुली हुआ करता था और उसको बहुत सारे उसके क्लास के ही लोग मारा करते थे कि उसके पापा ने पैसों का गबन किया है। उस टाइम पे जियाओनिंग ही उसे बचाया करती थी। यहाँ तक कि जियाओनिंग अपने हिस्से का खाना भी टेंगजू को देती थी और टेंगजू उस टाइम पे वादा किया करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मुझे कोई भी बुली नहीं करेगा और तुम्हें भी कोई बुली नहीं करेगा क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जो करूंगा। और तभी शायद टेंगजू जियाओनिंग को इतना ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे जियाओनिंग अपनी काफ़ी सुरीली आवाज़ में बहुत बुरा गाना गा रही होती है और फिर गु चुएन के पास में बैठ के बोलती है देखा सर कितना ज़्यादा मज़ा आया है ना। गु चुएन बोलता है ये था तुम्हारा रिफ्रेशमेंट, ये ब्रेक लेना था तुम्हें। और बोलती है हाँ मुझे गाना गा के बहुत अच्छा फील होता है, चलो अब ना आपकी बारी है, आप गाना गा कर सुनाओ। गु चुएन उसकी बात मान के गाना गाने लगता है और फिर उसके बाद उन दोनों की होती है एक इलेक्ट्रिक किस। यहाँ पे सू मिनली फिर से ड्रिंक करने लग जाती है और टेंगजू उसके पास आके उससे बात करने लगता है। सू मिनली उसे बताती है कि गु चुएन ने उसे कैसे रिजेक्ट किया है। तभी टेंगजू कहता है कि ये मेरा कार्ड है, हम दोनों ड्रिंक पे कम से कम एक दूसरे के बिगड़े हुए रिलेशनशिप के बारे में तो बात कर सकते हैं। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि टेंगजू को उसे उसके रूम पे छोड़ने जाना पड़ता है। इसके बाद टेंगजू सीधे पहुंचता है दूसरे दिन गु चुएन के पास अपना प्रपोजल लेके कि उसे अपनी कंपनी जो कि फ़िलहाल उसकी पूरी तरह से नहीं है, जो कि डायरेक्टर जू की है, उसका डिज़ाइनिंग करने के लिए। गु चुएन कहता है ठीक है मैं प्रपोजल पे पूरी अच्छी तरह से देखूंगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए करना। गु चुएन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो सीधे कॉल करता है चैंगरेन को और उसे बताता है कि टेंगजू आया था एक डिज़ाइनिंग प्रपोजल लेके। चैंगरेन बोलता है कि पक्का मेरे पापा ने मुझे रील नीचा दिखाने के लिए टेंगजू को तुम्हारे पास भेजा होगा। गु चुएन कहता है फिर भी तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए क्योंकि टेंगजू मुझे बता रहा था कि वो जल्दी ही तुम्हारी कंपनी का CEO बनने वाला है। चैंगरेन सीधे अपने पापा के पास जाता है और इस बारे में पूछता है। उसके पापा बोलते हैं कि आखिरकार टेंगजू क्यों ना CEO बने, अभी तक का कंपनी का सारा काम उसी ने ही तो संभाला है। चैंगरेन को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि उसके पापा उसे केपेबल नहीं समझते। तभी वो कहते हैं कि अभी एक डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, मैं अपनी कंपनी को जिताकर आपको प्रूव कर दूंगा कि मेरी छोटी कंपनी भी बहुत बड़ा काम कर सकती है बिना आपके हेल्प के।
चैंगरेन फिर सारे के सारे लोगों को बताता है ऑफिस में कि ये प्रोजेक्ट मेरा है और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग मेरा इस पे हेल्प करें। गुचुएन कहता है जैसे कि चैंगरेन हमारा ही पार्टनर है, हमें उसकी इस चीज़ में हेल्प करनी होगी और कैसे ना करके इस चीज़ को जीतना ही होगा। सारे लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। सू मैनली से दोबारा से टेंगजू मिलता है और सू मैनली थैंक यू बोलती कि कल उसने सेफली उसे घर पहुंचाया और कि वो एक जेंटलमैन है। टेंगजू कहता है भले ही तुम बहुत खूबसूरत हो पर मुझे अपने पे कंट्रोल है। सू मैनली थोड़ा यहाँ पे ज़रूर इम्प्रेस हो जाती है, पर जल्द ही टेंगजू बता देता है कि वो किस इरादे से उससे इतना अच्छा बन रहा है। वो बोलता है तुम जो भी डिज़ाइन बना रहे हो तो वो वाले कंपटीशन के लिए उस डिज़ाइन को तुम्हें कॉपी करके मुझे देना होगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो गुचुएन अपने मिशन में फेल हो जाएगा और एक फेलियर आदमी के साथ जियाओनिंग कभी भी नहीं रहेगी। तुम्हें तुम्हारा गुचुएन मिल जाएगा और मुझे मेरी जियाओनिंग मिल जाएगी। ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और तुम्हें मेरा इसमें साथ देना होगा। टेंगजू उसे कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करता है उसके दर्द को, उसके रिजेक्शन को, कि सू मैनली मना नहीं कर पाती। यहाँ पे जब सू मैनली और गुचुएन दोबारा से उस डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं, जियाओनिंग आती है और वो जियाओनिंग को कहती है कि मेरे लिए सैंडविच लेकर आओ। जियाओनिंग कहती है कि बाहर बारिश हो रही है, मैं अभी नहीं जा सकती। सू मैनली बोलती है मेरी टेबल के पास पे एक अम्ब्रेला है, तुम उसे लेकर चली जाओ। और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होके जा रही होती है। सू मैनली गुचुएन से पूछती है कि इसे क्या हुआ है। गुचुएन बोलता है कि इसके साथ बारिश के समय कोई एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए बारिश में जाने में इसे डर लगता है। सू मैनली खुद ही से बोलने लगती है कि हाँ, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में रात को अंधेरे में, वो भी बारिश के टाइम पे अकेले रहना तो ट्रॉमा से कम है नहीं। गुचुएन सोचता है कि इसको कैसे पता ये बात, हमने तो किसी को भी नहीं बताई इस बारे में। सीन शिफ्ट होता है और फाइनलाइज हो जाता है उनके बिल्डिंग का डिज़ाइन। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि सबने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है। वो बोलता है कि मैं आज सबको पार्टी दूंगा और डिनर मेरे ऊपर है। सू मैनली बोलती है कि आप लोग डिनर करने जाओ, अभी थोड़ा काम बचा है, वो मैं और बाकी जो 2 कोवर्कर्स हैं वो ख़त्म करके आएंगे। देखते देखते एक कोवर्कर सो जाती है और एक वॉशरूम यूज़ करने चला जाता है। मौका देखते ही सू मैनली वो सारा का सारा डिज़ाइन अपने मेमोरी कार्ड पे शिफ्ट कर लेती है और फिर डिनर टेबल पे पहुंच जाती है। उसे तभी मैसेज आता है टेंगजू का और टेंगजू वहां पे पहुंचता है। देते वक्त वो थोड़ा सा घबरा रही होती है कि उसे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर टेंगजू उसे बार बार फोर्स करता है कि उसे ये करना चाहिए क्योंकि हारने से तो अच्छा है कि वो थोड़ा ना थोड़ा कुछ ट्राई तो करे। तभी वो फैसला करती है उसे वो डिज़ाइन देने का और वो उसे दे ही देती है। वो डिनर टेबल पे वापस पहुंचती है और गुचुएन को जियाओनिंग का इतना ख्याल रखता हुआ देखकर उसे अब बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है डिज़ाइन देने का। यहाँ पे टेंगजू वो डिज़ाइन देता है अपनी डिज़ाइनिंग कंपनी को और बोलता है कि तुम्हें इस डिज़ाइन को कॉपी करना है, पर पूरी तरह से कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। और यहीं पे हो जाता है इस पार्ट का एंड। क्या सू मैनली ने बदला लेने के लिए गुचुएन को धोखा देकर सही किया है? और टेंगजू और डायरेक्टर जू के आखिर क्या इरादे हैं? तो आई एम श्योर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, उसलिए आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है तो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।